नमस्ते साथियों। कल हमने चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैराथन क्लास स्टार्ट की थी और क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी थी। उसके बाद कुछ टॉपिक शेष बच गए थे, तो आज की इस मैराथन क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है कि कल की क्लास आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसका नामकरण, इसका ऑक्सीकरण अंक, लिगेंड कौन कौन से, उन सब के बारे में बात की थी। तो आज हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका अपना चैनल है, बाकी की बातें रोज़ की तरह आप समझ चुके हो, तो चैप्टर पे आते हैं। आज अपना जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उनको बंध को, उसके अंदर जो बंध होता है उस बंध को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाता है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले बात आपको समझनी है यहाँ पे कि उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध, क्या लिखा है? उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध। तो बंध को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत होता है आपका VBT और दूसरा सिद्धांत है CFT। VBT की बात करें तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, और हिंदी में लिखना चाहें तो इसको हम पढ़ते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपके पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? पॉलिंग ने। दूसरा सिद्धांत है CFT, CFT जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश की बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हिंदी में बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और ये दिया था बेथे नामक वैज्ञानिक ने। किसने? बेथे नामक वैज्ञानिक ने। तो हम बात करें कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो बंध है, बंध को समझाने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए हैं आपको? दो। पहला VBT संयोजकता बंध सिद्धांत किसने दिया? पॉलिंग ने दिया। दूसरा CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? बेथे ने दिया। अब बेटा अब यहाँ से कुछ बातें और कर लेते हैं कि इन सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आते हैं। कभी ये नहीं पूछा गया VBT क्या होता है, CFT क्या होता है, इनसे रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और खासकर VBT वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बनता है कि आपको कोई यौगिक दिया गया होगा, उसकी हमें उसकी ज्यामिति बतानी है, उसमें संकीर्ण बताना होता है, वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इसके बारे में हमें कुछ बातें बतानी होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम VBT को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम पहले VBT के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, इसकी क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ से बात करें हम टॉपिक की, तो पहला सिद्धांत हम ले रहे हैं यहाँ पे VBT, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग ने दिया। बेटा ये सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, इसके मुख्य बिंदु केवल मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, समझना आपको। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु के, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास आवश्यकता अनुसार रिक्त कक्षक होते हैं sp_d, जिनकी संख्या लिगेंड की संख्या के बराबर होती है। दूसरा कि ये जो रिक्त कक्षक होते हैं वो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर संकृत कक्षक बनाते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि जो संकृत कक्षक होते हैं वो लिगेंड के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिसमें लिगेंड अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इसको केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है। चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें आंतरिक डी कक्षक काम में आता है या बाह्य डी कक्षक काम में आता है। अगर आंतरिक डी कक्षक काम में आता है तो उसको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल, और बाह्य डी कक्षक काम में आता है तो उसको बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। इसके बाद संकरण कौन सा आता है तो उसकी आकृति क्या होती है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन, क्या लिखा है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इस आयन के पास, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के पास रिक्त sp_d कक्षक होते,
क्या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास रिक्त sp_d कक्षक होते हैं जिनकी संख्या किसके बराबर होती है? जिनकी संख्या लिगेंड की संख्या के बराबर होती है। तो पहला पॉइंट याद करना था कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास आवश्यकता अनुसार निर्धारित संख्या में रिक्त sp_d कक्षक होता है जिसकी संख्या लिगेंड की संख्या के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि लगभग समान ऊर्जा वाले ये रिक्त कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले संकृत कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? संकृत कक्षक बनाते हैं। और तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि ये जो संकृत कक्षक है, संकृत कक्षक होता है, लिगेंड क्या करता है कि अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या लोन पेयर, लिगेंड अपना लोन पेयर है वो इन संकृत कक्षक को डोनेट करता है, जिसके कारण ये बंध क्या होता है? दिशात्मक होता है। तो ये 3 पॉइंट तो नॉर्मल है। अब चौथा पॉइंट सुनना, यदि संकरण में आंतरिक डी कक्षक भाग ले, संकरण में कौन सा कक्षक है? आंतरिक डी कक्षक। आंतरिक डी कक्षक का मतलब बाहर से एक अंदर वाला डी कक्षक जिसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं -n-1d। आंतरिक डी कक्षक इसका मतलब n-1d कक्षक, या संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग ले जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम nd से बाहर वाला। अब यहाँ से ये लाइन आपको अच्छे तरीके से रटनी है, याद करनी है कि यदि आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा तो संकरण है वो निम्न चक्रण संकुल होगा। अभी मैं समझाऊंगा इनके एग्जाम्पल, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दिमागी खोपड़ी में बात फिट हो जाएगी कि अगर आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है तो संकरण क्या होगा? निम्न। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो पूरा यहाँ लिख दूं, निम्न चक्रण संकुल। लेकिन बाहर वाला डी कक्षक भाग ले तो उसको बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। ये बात आपको याद रखनी है। अंदर वाला भाग लेगा तो निम्न चक्रण संकुल और बाहर वाला ले तो उच्च चक्रण संकुल है। ये इतने से पॉइंट थे। इसके अलावा कि अगर हम बात करें, थोड़ी सी जगह खाली है, अगर संकरण DsP2 आता है, ये चौथा पॉइंट हो गया, और पांचवा पॉइंट इसको नोट कर लेना, अगर संकरण क्या हुआ DsP2 तो ये अंदर वाला डी आता है इसमें, तो आकृति होती है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। लेकिन अगर संकरण sp3 आएगा तो उसकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। अब एक संकरण तो होता है sp3d2, दूसरा होगा d2sp3। चाहे दोनों में से कोई भी संकरण हो उसकी आकृति क्या होगी? अष्टफलकीय। उसकी आकृति क्या होगी? अष्टफलकीय। तो ये वीबीटी सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु थे वो बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बता दिए। बिंदु नहीं पूछे जाते, इनसे रिलेटेड कंपाउंड है उनकी ज्यामिति, उनकी आकृति पूछी जाती। तो फिर भी आप इसका शॉर्ट में स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बारे में डिटेल से आगे बात करें। तो बड़ा स्क्रीनशॉट ले, और ध्यान रखना कि इसमें 5 कंपाउंड है, जो अपनी बुक के अंदर 5 कंपाउंड ऐसे दे रखे हैं। अगर उनकी ज्यामिति आप याद कर लोगे तो उनमें से आपका क्वेश्चन रियली अटेंड हो जाएगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम आगे बात करते हैं इसके लिए। अब देखो बेटा, इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से हमें क्या चीज़ें समझनी है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। एक चीज़ें तो मैंने, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 की मैराथन क्लास में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, वो मैं वापस से रिपीट कर लूँ कि एक शब्द तो हम लिखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सीधी बात है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? जब किसी कक्षक के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो? 1। जब उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये हमने चैप्टर नंबर 1 की मैराथन क्लास में बात की थी। अब एक चीज़ सुनना, यदि किसी यौगिक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति याद कर लेना, रट लेना, दिमाग में फील्ड कर लेना। प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय। चाहे यहाँ ना हो,
कहीं पर भी पढ़ेंगे कि अगर उस कंपाउंड में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो लेकिन एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय। लेकिन उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसका मतलब सब के सब क्या हो गए, युग्मित, तो उसकी प्रकृति हो जाएगी प्रतिचुंबकीय। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो यौगिक आपका रंगीन होगा। क्या होगा, रंगीन। और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब सबके सब युग्मित है, इसका मतलब वो यौगिक रंगहीन होगा। तीसरा पॉइंट और, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो विद्युत का सुचालक होगा, और उसमें नहीं है तो वो विद्युत का कुचालक या अचालक होगा। ये बातें मैंने कहीं ना किसी चैप्टर में जरूर बताई थी। बिल्कुल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दो पॉइंट अपने अनुचुंबकीय और रंगीन वाला पॉइंट अभी अपने वापस काम में आएगा। तो याद क्या रखना अपने को कि अगर किसी यौगिक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो रंगहीन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो होगा प्रतिचुंबकीय और रंगहीन। सुचालक वाली बात तो इस चैप्टर में अपने नहीं आएगी, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करें। अब बेटा जो क्वेश्चन को समझना कि ये तो हो गया आपका, ये तो आपको याद करना था। अब पर्सन क्या आता है वो मैं समझाऊँ। मैं यहाँ दो ग्रुप में साथ में ले रहा हूँ, जिससे आपको एक कंपाउंड मिलेगा। समझना इसको कि जैसे एक कंपाउंड मैंने यहाँ लिख दिया आपका CO NH3 6 और ऊपर लिख दिया 3+। एक कंपाउंड ये लिख दिया CO F6 3-। ये दो कंपाउंड आपके लिखे हुए हैं। पर्सन क्या आएगा, या तो दोनों को साथ में देकर पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि इसकी ज्यामिति क्या है और इसकी ज्यामिति क्या, मतलब इसकी आकृति क्या होगी या इसकी आकृति क्या होगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें संकरण कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, कौन सा अनुचुंबकीय, कौन सा प्रतिचुंबकीय। यह क्वेश्चन कौन सा रंगीन है, कौन सा रंगहीन है। अब डायरेक्ट तो मैं लिख दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम शॉर्ट में लिखना कैसे हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब इस प्रकार के कंपाउंड की हमें ज्यामिति, संकरण, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, रंगीन ये चीज़ें बतानी होती है, तो हमें उसमें संकरण निकालना है। अब देखो संकरण हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो कि क्या लिखा है, कोबाल्ट। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 8 में हमने संक्रमण देखना, जितने भी ये उपसंयोजक यौगिक होते हैं, मुख्यतः जो केंद्रीय धातु होती है वो डी ब्लॉक या ए ब्लॉक की होती है। इनका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा था, तो मैं शॉर्ट तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कोबाल्ट का हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कोबाल्ट CO, इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, आर्गन। इसके बाद आता 3D4S 4P, ऐसा लिखते हैं। तो यह डब्बे के रूप में बना रहा हूं मैं, ये हो गया 3D4S 4P। और आगे लगेगी और क्या आवश्यकता हो तो इसको आगे तक बढ़ा लेना गाड़ी को अपने। तो यहां पर मैंने इसको P भी बना दिया, DA को ले लेते हैं, आवश्यकता होगी तो, नहीं तो मिटा देंगे समझने के हिसाब से, लिख दिया। अब देखो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 27। अब आर्गन तक 18, ये लिख दिया 3D4S 4P 4D। तो आर्गन तक 18 हो गए। फिर S में आते, पता ही है आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपने सीख लिया। तो कितना, 18 19 20। फिर D में बढ़ने का तरीका था 21 22 23 24 25 26 27। तो ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता तो उसका एक सेपरेट से मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहे तो क्लास के बाद उसको वहाँ से देख लेना। अब देखो यहाँ तो केवल हमने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। इस कंपाउंड में अगर आप इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालो, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक है +3। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक क्या है इस कंपाउंड में, +3। कल की क्लास में हमने सीखा था। तो +3 है तो कोबाल्ट को लिखो यहाँ पे CO3+। CO3+। तो इनको बनाओ वापस से।
बेटा इससे शायद इधर वाले डिक की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। आवश्यकता हो तो बना देना, बाकी इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाली बात नहीं है। अब देखो ये 3D, ये 4s, ये 4p और ये 4d। तो अब देखो कोबाल्ट में +3 का मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। कोबाल्ट में +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब बाहर चले गए तो आपको समझना कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये जाएगा 4s से, और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से ये भरा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से बाहर गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया। तो कंडीशन कितनी हो जाएगी इसमें, ये देख लो, कोबाल्ट 27 था तो 27, तो ये इसका आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीटर कोबाल्ट 3+ का। अब आपको एक काम करना है कि यहाँ पर हमें ये देखना जो लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। अब बेटा प्रबल लिगेंड या दुर्बल लिगेंड के लिए एक विद्युत रासायनिक श्रेणी दे रखी है, इसमें स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में लिगेंडों की प्रबलता का एक बढ़ता हुआ क्रम दे रखा है, लेकिन अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं रखना है, आपको तो ये याद करना है कार्बोनिल हो, साइनाइड हो, नाइट्रो हो, एथिलीन डाइमीन हो, अमोनिया हो। अगर आपको ये लिगेंड लिखे हुए मिल जाए, इसका मतलब ये सब लिगेंड को हम नॉर्मली क्या मानते हैं, प्रबल लिगेंड। अभी फिलहाल हम शॉर्ट की बात शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, तो अगर ये लिगेंड लिखे हुए इसका मतलब ये कौन से लिगेंड है, प्रबल। और इसके अलावा जो लिगेंड है वो क्या मान लेंगे, दुर्बल। तो इसको आप अलग से नोट कर लें, इसका अलग से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस लाइन को मिटाऊंगा केवल, बाकी का तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे। तो केवल इसको आप इसको अलग से नोट कर लें जो स्टूडेंट लिख रहे हैं साथ में। तो प्रबल लिगेंड तो माइंड में क्लियर होना चाहिए, कार्बोनिल, साइनाइड, NO2, EN और NH3, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रबल लिगेंड कहते हैं। अब देखो बेटा आगे कि यहाँ से आपको एक चीज़ सीखनी है, एक तो हो गया प्रबल लिगेंड, एक हो गया दुर्बल लिगेंड। बेटा यहाँ से याद ये करना है कि प्रबल क्या है, गुंडा है, बदमाश है, इसको देख के लोग घरों में बढ़ जाते हैं, घरों में लुक जाते हैं। जब भी प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। ये लाइन याद करनी कि सर ने कहा था कि जब भी प्रबल लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन। अब युग्मन का मतलब क्या, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से आप बात पकड़ो कि NH3, अभी हमने सीखा था NH3 कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। तो यहाँ से हमें लिखेंगे कि NH3 प्रबल लिगेंड होने पर, NH3 प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। युग्मन का मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो देखो कंडीशन क्या होगी, तो NH3 प्रबल लिगेंड है तो NH3 क्या करोगे, इसके साथ जोड़ेगा तो क्या होगा, CO NH3 6, पूरे के ऊपर किसका निशान आ गया, +3, ये आ गया आर्गन आपका। अब देखो बेटा ये D, ये 4s, ये 4p और ये 4d हो गया। अब देखो बेटा इसके नीचे नाम भी लिख दो, 3d, 4s, 4p, 4d। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे हुआ सुनना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से थे आपका। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने का मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रबल लिगेंड होने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटके इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि अकेले को डर लगता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। और ये केवल तब होगा जब लिगेंड आपका क्या हो, प्रबल लिगेंड होगा, तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा ये कंडीशन आ गई। अब देखो लिगेंड कितने इस सवाल के अंदर, 6। हमने पढ़ा था कि जितने लिगेंड होंगे उतने खाली कक्षक की आवश्यकता होगी। तो 6 खाली कक्षक ले लो, ये तो फुल भर गए। अब ये लिगेंड NH3 अपना लोन पेयर इनको देगा, तो इसके लिए कितने कक्षक की आवश्यकता होती है, 6 की। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कक्षक काम में आ गए और ये वो 6 कक्षक हो गए। अब ये 6 कक्षक कौन कौन से, D के 2, एक S और P के 3। तो D के तो 2 गए,
एक S का और 3 P का, तो संकरण क्या हो जाएगा इसमें, D2sp3 संकरण आ जाएगा। अब इसको लास्ट में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे CONH3 6 3 प्लस क्या लिख दिया यहाँ पे, आर्गन 3 है, ये 3 जुड़े हैं तो इन 3 को यहाँ में हमने लिख दिया, ये 3 तो एक साथ कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 3 4 5 6 इन सबको एक साथ जोड़ के लिख दो, जितने कक्षक आपके काम में आए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कक्षक हो गए, इन 6 के पास ये 6 अमोनिया वाले क्या करते हैं, NH3, ये एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बड़ा नज़र नहीं आ रहा कि आपको, 1 मिनट के लिए इसका एक सॉल्यूशन कर लेते, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले लेते कि इजीली नज़र आ जाए यहाँ पे कि CONH3 6 3 प्लस आर्गन, तो ये 3 है तो 3 को एक साथ लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 थोड़े बना दिए, तीनों में इलेक्ट्रॉन बन दिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो खाली कितने, तो 2 3 4 5 6, तो इनको एक साथ जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपका लिगेंड क्या है, अमोनिया NH3, तो NH3, ये दूसरा NH3, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब NH3 क्या करता है, अपना लोन पेयर इन खाली कक्षक में दे देगा, अपना जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर होता है, वो इनको दे देगा, तो इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2। अब विशेष बात, इस संकरण में 2 तो D कक्षक, एक S और 3 P कक्षकों ने भाग लिया, कितने ने, इतनों ने भाग लिया। इसका मतलब हो गया कि इसमें संकरण कौन सा हो गया, D2sp3, D2sp3। अब यहाँ से इसकी सहायता से हमें क्या समझना वो समझो। पहला क्वेश्चन आ गया कि इसमें एक में ही 3 4 बनेगी, इसकी मैंने बात नहीं। पहला क्वेश्चन आ गया CONH3 6 3 प्लस में संकरण कौन सा होता है, तो संकरण कौन सा आ गया आपका, D2sp3। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी थी कि हम लिख दूँ, ये जगह खाली यहाँ लिखते हैं, तो अगर हम बात करें तो संकरण कौन सा आया, D2sp3 संकरण आ गया। अब देखो 2 1 3 3 3 6 और D2sp3 या sp3 D2 संकरण होगा तो कन्फर्म है उसकी आकृति कैसी होती है, अष्टफल की होगी। उसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफल की। 2 क्वेश्चन आ गए कि अगर आपको पूछे संकरण कौन सा तो D2sp3, आकृति पूछे तो अष्टफल की। अब एक विशेष बात, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या, नहीं है, एक, क्योंकि सबके सब युग्मित है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, अर्थात इसकी प्रकृति प्रति चुंबकीय हो गया और ये कंपाउंड कैसा हो गया, रंगहीन। ये कंपाउंड कैसा हो गया, रंगहीन। अब एक चीज और बताऊं, देखो 3D 4D दोनों है, ये D बेटा अंदर है, ये D क्या बेटा अंदर की तरफ है, वो D कौन सा है, बाहर की तरफ है। तो देखो अंदर वाला D कक्षक काम में आया या बाहर वाला, तो आप देखोगे अंदर वाला 3D कक्षक काम में आया, 4D कक्षक काम में नहीं आया। तो हमने ये तो लिखा था कि जब आंतरिक कक्षक संकुल, जब अंदर वाला D कक्षक काम में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। तो बेटा इसको मैं एक बार यहाँ से मिटा रहा हूँ कि थोड़ी सी अपने जगह हो जाएगी, जगह नहीं बची है, तो इसको हम यहाँ से ये D को, तो ये बाहर वाला D कक्षक आपकी कोई काम में नहीं आया, इसका मतलब कौन सा D कक्षक काम में आया है, अंदर वाला। तो अंदर वाला D कक्षक जब काम में आता है तो इस संकुल को हम क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल। क्या नाम दीजिए इसको, निम्न चक्रण संकुल। एक चीज और आ जाता है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या, चुंबकीय आघूर्ण। तो बेटा आपने चुंबकीय आघूर्ण म्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखा था, √n+2 सीखा था। अब बताओ इसमें n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक और, इसकी आकृति कैसी है, अष्टफल की है, तो अष्टफल की आकृति बनानी आनी चाहिए। तो कैसे बनती है अष्टफल की आकृति, शॉर्ट में छोटी सी बना रहा हूँ जगह कम होने से। यहाँ तो मैंने लिख दिया कोबाल्ट
और अष्टफलकी का मतलब इससे कितने जुड़ेंगे 8। तो एक NH3 यहाँ जुड़ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पे, पांचवा और छठा। अब एक चीज़ और, इसका ये हो गया अष्टफल क्या करते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा आपने +3, तो +3 लिखा है। तो यहाँ पर आपको एक बात और याद करनी है कि इसको यहाँ से हमने कोष्टक में क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इस पर क्या लिख दिया +3। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, संकर्ण पूछे तो D2sp3, आकृति पूछे तो अष्टफल की है, संरचना आपने यहाँ बना दी। चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यू है 0 है, तो प्रतिचुंबकीय रंगहीन और कैसा संकुल है, निम्न चक्रण संकुल। तो एक ही टॉपिक में, एक ही डायग्राम में आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सब का आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम डिटेल से आगे इसके बारे में और भी इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब देखो हम बात करें कि एक चीज़ जो हमने निम्न चक्रण संकुल का, निम्न चक्रण संकुल का मतलब आंतरिक कक्षक संकुल। तो कहीं पर अगर निम्न चक्रण संकुल लिखा है या चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। अब एक बात हो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एग्जाम में क्या लिख कर आना है। जो एग्जाम में तो ये पूरा ऐसा बना के आप लिख कर आओगे तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। फिर भी बाई चांस अगर आपको लगे तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, इस CO-NH3 में ये क्यों आया वो आपको समझ में आ गया। तो एक आंसर ले सकते हो सीधा, NH3 में प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इस कारण से इसमें संकरण ये होता है, इसकी आकृति ये होगी, ये सब इसी एक लाइन पे इसका आंसर है कि NH3 में प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन हो जाता है। तो अब इसके बाद हम बात करें आगे, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे तरीके से। अब देखो कुछ, अब इसी कंपाउंड को मैं स्टार्ट करता हूँ COF6 3- पे। तो इसको समझते हो थोड़ा सा स्पीड रखूंगा कि जिससे जल्दी से अपना ये हो जाए, क्योंकि अभी अपने को CFT और पढ़नी है इसके बाद। अब देखो अगर एग्जाम में अपने क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, किसके लिए हम बात करें कि COF6 3-, बड़ा सीधी बात है। ये सवाल आप तभी हल कर पाओगे जब आपको इनका ऑक्सीकरण अंग निकालना है, क्योंकि हमें कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंग निकालना आएगा तभी हम इस सवाल को हल कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो ऑक्सीकरण अंग कैसे ज्ञात करते हैं उसकी मैंने बात कल वाली क्लास में कर ली थी। अब देखो बेटा इधर सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। किसका, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या सीखा था, CO, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, आर्गन। इसके बाद वही बेटा 3D आएगा, फिर आपका 4S आएगा, फिर 4P आएगा, और फिर 4P के बाद 4D आएगा। तो ये हो गया 3D, 4S, 4P, 4D, 3D, 4S, 4P और 4D। तो अब देखो बेटा यहाँ पे बात करें, इसमें कोबाल्ट का आप जब ऑक्सीकरण अंग निकालोगे तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंग कितना आएगा बेटा, +3 आएगा। +3 आने का मतलब क्या हुआ, CO3 प्लस आर्गन। और पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ लेते हैं। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता, 27। 27 के लिए क्या था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला जाएगा। और कंडीशन क्या हो जाएगी वो आपकी देखते हैं यहाँ पे आगे। अब देखो तो 2 यहाँ से चले गए तो आपकी ये कंडीशन शेष रह गई, 3D, 4S, 4P और 4D। अब एक बात हो, F कैसा लिगेंड है। अभी मैंने आपको प्रबल लिगेंड के 3-4 एग्जाम्पल लिखाए थे। मैंने कहा इनके अलावा जो बच जाए वो क्या होगा, दुर्बल लिगेंड। इसका मतलब आपका जो F है वो कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। और दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन बिल्कुल भी नहीं होता है। दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि F- दुर्बल लिगेंड होने के कारण, F- दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है।
अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कमज़ोर आदमी को देखकर कोई नहीं डरेगा। अब कोई नहीं डरेगा तो वो घर के अंदर नहीं जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सुना, जितने लिगेंड होते हैं उतने अपने को खाली कक्षक चाहिए। तो इनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें 2, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अपने काम के है नहीं। अब यहाँ से जितने लिगेंड है, कितने लिगेंड है? 6, तो 6 खाली कक्षक चाहिए, 6 रिक्त कक्षक की हमें आवश्यकता होगी। तो एक तो ये, 3 ये और 2 ये। तो इस वाली कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि COF6 3- ये आर्गन है ये आपका। तो अब बेटा यहाँ से फिर से रिपीट कर दूँ, समझने की कोशिश करना। पहले वाले में तो क्या किया था कि हमने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया था, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन को मैंने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया क्योंकि F आपका कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। इस कारण से इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अब लिगेंड की संख्या कितनी है? 6, तो हमें 6 F की आवश्यकता, 6 खाली कक्षक चाहिए। कितने? 6। तो एक तो S हो गया, 3 P हो गए, 2 D हो गए, एक S हो गया, 3 P। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो संकरण है वो sp3d2 हो जाएगा, sp3d2। तो लास्ट वाले कंपाउंड में इसको आप कंप्लीटली करके दिखा दे, COF6 3+ आर्गन। तो इसी प्रकार से ये 5 तो एज इट इज, 1 2 3 4 5, ये तो आप ऐसा कैसा दर्शा दोगे। और इन 6 को एक साथ जोड़ के लिख दो, बाकी को लिखने की ज़रूरत अपने को नहीं है। यहाँ जरूर लिखना आपको, ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है और ये 4D है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कक्षक हो गए आपके। अब इन 6 पर 6F आएगा और F क्या करेगा? अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इनको दे देगा। तो F अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इन रिक्त कक्षक को उपलब्ध करवा देगा, जिससे क्या होगा? इनमें एक एक लोन पेयर आ जाएगा। और F आपसे तो क्या होता है? माइनस आवेश होता है। अब देखो, इसमें एक S 2P और 3D, इसका यहाँ से साफ क्लियर हो जाता है कि इसमें संकरण कौन सा हो गया? sp3d2। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या थे? वो सब पॉइंट जो मैंने पहले वाले में बात की थी वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर संकरण की। किसकी बात करते हैं? संकरण की। तो यहाँ पर संकरण आपको साफ समझ में आएगा कि संकरण क्या था? sp3d2, sp3d2। sp3d2 होती है तो आकृति तो बेटा वो की वही होगी, क्या आपकी? अष्टफल की आकृति क्या होगी? अष्टफल की है। अष्टफल की आकृति आप कैसे बनाते हो? तो ये तो बनाया आपने, यहाँ कोबाल्ट केंद्रीय धातु है तो ऐसे बना दिया और ये लाइनें। अब इन सब पर क्या जोड़ दो? एक F, 1 2 3 4 5 6, और पूरे कंपाउंड पे ऊपर देखो कितना निशाना माइनस के, तो जितना हो माइनस के 3 लगा दिए। अब सबसे बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। देखो विशेष क्वेश्चन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई? अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कंपाउंड कैसा होगा? रंगीन होगा। अब देखो बेटा, 3D ये अंदर वाला डिकक्षक है और ये बाहर वाला डिकक्षक है। तो आपके संकरण में अंदर वाला डिकक्षक काम में आया, बाहर वाला? तो बाहर वाला डिकक्षक काम में आया है। तो बाहर वाला डिकक्षक काम में आने का मतलब ये हो गया उच्च चक्रण संकुल। क्या हो गया? उच्च चक्रण संकुल, या जिसको आप चाहो तो बाह्य संकुल कक्षक भी कह सकते हैं, बाह्य संकुल कक्षक या बाह्य चक्रण संकुल भी कह देते हैं। तो ये इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। इस प्रकार से दोनों कंपाउंड, ये दोनों बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि CONH3 6 3+ और COF6 3-, इसमें यहाँ प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। इसके पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। और यहाँ F- दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, उसके कारण से पूरी प्रोसेस होती है। तो इन दोनों से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा
जा सकता है। क्वेश्चन ये तो ऐसा आ जाएगा कि इसमें संकरण D2sp3 होता है, इसमें संकरण sp3D2 होता है। ये प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय, ये रंगीन या ये रंगीन, ये आंतरिक कक्षक संकुल, ये बाह्य कक्षक संकुल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इससे रिलेटेड 3 कंपाउंड और है जिन पे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हम उनकी और बात कर लेते हैं। तो बड़ा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब ऐसे 3 कंपाउंड, जो ये तो समन्वय संख्या 6 वाले थे, लिगेंड 6 तो समन्वय संख्या 6। अब समन्वय संख्या 4 के 3 कंपाउंड है, सेम से लगते हैं लेकिन तीनों में अलग अलग है, उनकी हम बात और कर लेते हैं। तो अब उसकी बात करें आगे। तो यहां आप एक बार समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, 3 कंपाउंड लिख रहा हूं कि 3 कौन कौन से हैं। एक तो NiCN4, इस पे तो आएगा -2, ये मेरी इच्छा से नहीं लगता, बड़ा इन पे फिक्स होता है। एक होता है आपका NiCl4, इस पे भी -2 आएगा। एक आता है आपका NiCO4, इस पे कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। ये तीनों कंपाउंड देखो तो निकिल के हैं। अब तीनों में सेम वही कंडीशन है चारों की, इन तीनों की जो समन्वय संख्या वो कितनी है आपकी 4 है। अब हमें इनमें संकरण सब ज्ञात करना है। तो बेटा मैं एक की बात करूंगा, बाकी 2 को आप अपने दिमाग से काम करना है। तो इसको हल करने का तरीका तो वही है, डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें याद नहीं होगा। सबसे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूँ, निकिल का हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस कंपाउंड की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने निकिल, निकिल से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, आर्गन। अब देखो बेटा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आएगा, 3D 4S 4P। आपको जब भी एग्जाम में बनाओ तो डब्बे के रूप में बनाना है, डब्बे के रूप में ज़रा इजीली कंफर्टेबल होगा। तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28। तो इलेक्ट्रॉन बनेगा तरीका क्या था, 18, 2 20 और 20 कितने हो जाएंगे 20, तो डी में कितने आ गए 8। अब बेटा आपने क्या किया, ऐसे अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब भी आपको बनाना हो तो कक्षक के रूप में ही इनको आप बनाएं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसमें अपने को डी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 3D, ये 4S 4P, इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरे तो यहाँ पर लो 28 है, तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निकिल का इसमें आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। किसका, निकिल का इसमें अगर आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे, टाइम नहीं तो बेटा निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा इस कंपाउंड में, +2 आएगा। इस कंपाउंड में अगर आप निकिल का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। +2 का मतलब Ni2+, 28 तो परमाणु क्रमांक है ये, आर्गन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं आपको, 2। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने बेटा, 2। तो 3D 4S 4P, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी यहां पे। अब देखो Cn कैसा लिगेंड है, पढ़ा था हमने अभी। Cn कैसा लिगेंड है, परबल लिगेंड है। और परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि Cn परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। Cn परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है बेटा, युग्मन हो जाता है। अब यहां से एक चीज समझे आप, तो परबल इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं NiCN4 2- आर्गन। तो डी में कितने इसके 5 कक्षे, 1 2 4 5, ये कंडीशन थी। अब देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, इस वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो कंडीशन ऐसे आ जाएगी, परबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। अब देखो लिगेंड कितने इसमें, कुल टोटल 4। तो 4 खाली कक्षे चाहिए। तो एक तो डी का काम में आएगा, एक एस का काम में आएगा, और पी के कितने काम में आएंगे, 2। तो यहां से हम इसको ले लेते हैं कि एक तो
डी का, एक एस का और 2 पी का। इसका मतलब इसमें संकरण कौन सा हो गया? DsP2 संकरण मिल जाएगा। कौन सा? DsP2। यहाँ से आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ लिख दूँ मैं NiCN4 2 माइनस आर्गन। तो जो कंबाइंड वाले इनको एक साथ मिला दो, 4 है तो 4 को मिला दो, 1 2 3 4, और इन 4 को मिला दो, बाकी को भूल जाओ, बाकी से हमें कोई लेन देन अब नहीं है। तो इन 4 में तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखो, इनको अपना लोन पेयर कौन देगा? साइनाइड। तो CN 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 क्या चार्ज होता है? माइनस होता है। तो ये अपना लोन पेयर है, एकाक की इलेक्ट्रॉन युग्म में वो इनको दे देगा। तो अब 4 कक्षक है तो कन्फर्म है संकरण कौन सा हो गया इसमें? DsP2। क्या हो गया संकरण इसमें? DsP2 संकरण हो गया है। अब बेटा देखो यहाँ से वही बात है कि वो पॉइंटों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि संकरण कौन सा है? तो DsP2। अब DsP2 संकरण होता है तो हमने लिखा था आकृति क्या होती है? वर्ग समतलीय। आकृति क्या होगी इसकी? वर्ग आकृति क्या होगी बेटा? संकरण DsP2 है तो आकृति क्या होगी? वर्ग समतलीय। इसके अलावा वर्ग समतलीय आकृति कैसे बनाते हैं तो वो मैं बना दूं कि ये मैंने एक वर्ग बना दिया, यहाँ पर निकिल आ गया, निकिल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए? 4 CN 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 CN। अब देखो इस पूरे कंपाउंड पे कितना है? -2। तो इसको ऐसे बड़े वाले कोष्ठक में बंद किया और ऊपर क्या लगा दिया? -2। अब देखो इसमें अयस्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? अयस्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। इसमें अयस्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका रंगहीन। इसके अलावा इसमें अंदर वाला डी कक्षक काम में आया है। इसका मतलब ये कौन सा चक्रण हो गया? निम्न चक्रण संकुल। तो बेटा बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इन 2 की और बात कर लेते हैं। इसके बाद बेटा इसके 2 एग्जाम्पल और है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको ही हल करने हैं, लेकिन शॉर्टली मैं समझा दूँ दोनों में अंतर क्या है। अगर अगला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? NiCl4 2 माइनस। तो देखो इसी को मैं शॉर्ट में यही कर रहा हूँ। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आएगा। इस कंपाउंड में भी आपका निकिल क्या होता है? 2+ में, तो ये सेम आएगा। बस इतना है कि इसमें जो Cl है वो कैसा है? Cl माइनस अभी हमने पढ़ा था कैसा लिगेंड होता है? दुर्बल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्या होता है? नहीं हो पाता है। दुर्बल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो देखो कंडीशन में अंतर क्या आएगी? अब यहाँ वाला जो आपका जो पोर्शन है इस कंपाउंड में ये पूरा चेंज हो जाएगा। बाकी की चीज़ें आप में इसमें कोई अंतर नहीं आएगी। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? NiCl4 2 माइनस। तो आर्गन लिखोगे तो क्या कंडीशन लिख दी मैंने? 1 2 3 4 5 ये और ये 3 यहाँ पे। अब देखो दुर्बल लिगेंड होने से, कैसा लिगेंड? दुर्बल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आपकी इसी कंडीशन में इसमें रहेंगे। अब इसको कितने कक्षक खाली चाहिए? 4। तो एक तो आएगा आपका S और 3 आएगा P। एक तो आएगा आपका S और 3 आएगा P। इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि संकरण कौन सा हो गया? sp3। और sp3 संकरण है तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? चतुष्फल की। पढ़ा हमने? संकरण sp3 है तो आकृति चतुष्फल की है। अब आकृति कैसे बनाओगे? ये निकिल चतुष्फल की आकृति इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो Cl Cl Cl, थोड़ी छोटी बना दे तो बेटा नजर नहीं आए तो Ni, एक Cl, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 Cl हो गए। अब इसको ऐसे, और कितना ऊपर माइनस के? तो -2। अब देखो अयस्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं बेटा? है। अयस्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब प्रकृति क्या हो गई? अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय है तो रंगीन। तो बिल्कुल ईजिली बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
लेकिन बेटा अगला कंपाउंड ले रहा हूँ NiCO4, इसकी बात कर लें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बारे में इसमें ज़्यादा आगे बात नहीं करते हैं। इसके बाद अब अगला कंपाउंड है NiCO4। तो NiCO4 की बात करें तो इसमें ये चीज़ें चेंज होगी, बाकी तो ऊपर वाला सेम रहेगा। देखो निकिल का इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिखा, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको कि NiCO4 में कार्बोनिल उदासीन है, इसका मतलब निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? 0 होगा। 0 होने का मतलब आप समझो, यहाँ पे 0 होने का मतलब है कि इसका Na का Na ही रहेगा, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें निकिल का ऑक्सीकरण अंक 0 है। 0 है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, 0 है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना वो समझ लो। Na रहेगा तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? CO कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड है। परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाता है। अब यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि NiCO4, तो इसके हम लिए कैसे लिखेंगे? आर्गन। ये आपकी कंडीशन थी। अब सुना बेटा विशेष बात, CO C भी बड़ा है और O भी बड़ा है। CO कार्बोनिल लिगेंड है, परबल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा और इसका दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन आपकी ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब संकरण कौन सा आ गया? sp3। लेकिन बेटा अंतर है, देखो क्या था, इसमें भी संकरण sp3 था, इसमें भी संकरण sp3 था, लेकिन ये आपका अनुचुंबकीय था, क्योंकि इसमें एगमित इलेक्ट्रॉन था, इसमें एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। बाकी की बातें आप सब समझ जाओगे। तो इतनी बातें थी और इन दो को आप अपने स्तर पे इसको हल कर सकते हो, प्रत्येक को समझाना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ा संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ये 5 कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी ज्यामिति, उनका संकरण, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय जो भी हो क्वेश्चन है वो आप अटेंड कर सकते हो। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आएगा CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अब देखो बेटा उनकी बात करें तो इनको मैंने शॉर्ट में समझा दिया है, बाकी आपको प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे। अब देखो बेटा अपना नेक्स्ट सिद्धांत जो आता है उसका क्या नाम है आपके? CFT। पूरा नाम लिख रहा हूँ, पूरा नाम पता होना चाहिए इसका, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने दी थी? बेथे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। पहला बात बेटा सबसे कंफ्यूजन, मैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं बता रहा। हमने क्या सीखा कि उपसहसंयोजक यौगिकों में कौन सा बंध होता है? तो उपसहसंयोजक बंध होता है, हमने ये पढ़ा था। लेकिन ये सिद्धांत उस बंध को आयनिक बंध मानता है। आयनिक बंध के लिए बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। कौन सा? प्रश्न आ जाता है कि CFT के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो वहाँ आंसर क्या दोगे? उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, मतलब आयनिक बंध होता है। फिर इसके कुछ मुख्य बिंदु है, तो मैं बिंदु आपको पहले समझा दूं। पहला पॉइंट आपको याद करना है, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य कौन सा बंध? स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध होता। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, उस पर तो धनावेश होता है, और लिगेंड पर कैसा आवेश होगा? ऋणावेश। तभी तो एक प्लस का और दूसरा माइनस का। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पे तो धनावेश और लिगेंड पे ऋणावेश। अगर लिगेंड उदासीन हो, ऋणावेश से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लिगेंड उदासीन है तो आपको ये बात याद रखनी है कि लिगेंड अगर उदासीन है तो वो द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा, और द्विध्रुव की तरह कार्य करने का मतलब हो गया कि उसका ऋणात्मक सिरा धनावेश लिगेंड की तरफ होगा। तीसरा पॉइंट है, इस संकलन में ये माना गया कि जो डी कक्षक होते हैं, डी के पांचों कक्षक, डी में कुल कक्षक कितने होते हैं बेटा? 5। पांचों के नाम भी अभी बताऊंगा। तो जो डी में जो 5 कक्षक होते हैं, पांचों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है।
इस कारण से उसको हम क्या मानते हैं, समभ्रस कक्षक। जैसे ही लिगेंड उन पांचों डिकक्षक की ओर आता है तो वो डिकक्षक दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक को बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं EG। इस विपाटन को बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और दोनों T2G और EG के मध्य जो ऊर्जा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSE के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर इसके सवाल की हम बात करते हैं। तो CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिए थे, बेथे ने दिए थे। तो इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु, पहला बिंदु कि यहाँ से आपको ये याद कर रखना है, ये सिद्धांत क्या करता है कि केंद्रीय धातु आयन, और यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या बेटा, लिगेंड। थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, क्या लिख दिया, लिगेंड। इसके केंद्रीय धातु पर, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य कौन सा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको आप चाहे तो क्या लिख सकते हो, आयनिक बंध होता है। दूसरा ये क्या बोलता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नॉर्मली जो लिगेंड होता है वो ऋणावेशित होगा। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय धातु आयन धनावेशित होते हैं तथा लिगेंड क्या होते हैं, ऋणावेशित। अब सीधी बात है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के मध्य तो आयनिक बंधी बनेगा। तीसरा पॉइंट, यदि लिगेंड क्या हो, उदासीन हो, लिगेंड क्या हो, उदासीन हो, तो वो किसकी तरह कार्य करेगा, द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। और बेटा द्विध्रुव का मतलब इस प्रकार से होता है कि उसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक सिरे पे नेगेटिव। तो द्विध्रुव का नेगेटिव वाला हिस्सा, द्विध्रुव का नेगेटिव वाला हिस्सा किसकी तरफ होगा, केंद्रीय धातु आयन की तरफ होगा, तो उसके प्लस और इसके माइनस वाले में आकर्षण हो जाता है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इसमें जो डिकक्षक होते हैं, डिकक्षकों की ऊर्जा, डिकक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होती है बेटा, समान होती है, जिसको हम समभ्रस डिकक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिकक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है, जिनको हम समभ्रस डिकक्षक कहते हैं। और इन डिकक्षक, और आपको पता है कि जो डिकक्षक होता है, D1 2 3 4 5, पांचों डिकक्षक के नाम होते हैं। ये डिकक्षक जब लिगेंड इनके पास आएगा, लिगेंड इनके पास आएगा तो ये डिकक्षक दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। एक हिस्से को तो हम बोलते हैं T2G और दूसरे को बोलते हैं हम EG। नॉर्मली समझने के हिसाब से कहते हैं कि सपोज कि तीन कक्षक तो कहाँ आ गए, नीचे चले गए, और दो कक्षक कहाँ आ गए, ऊपर। तो ये जो तीन कक्षक आते हैं उनको तो बोलते हैं T2G, और जो दो कक्षक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, EG। ये कब होगा, जब द्विकक्षकों के पास जब कोई लिगेंड आएगा तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, EG और T2G। अब सुना, तो डिकक्षकों का T2G और EG में विभाजित होना, किसमें, फिर से रिपोर्ट करना कि डिकक्षकों का T2G और EG में विभाजित होना क्या कहलाता है आपका, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या कहलाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। और बेटा दोनों के मध्य की जो ऊर्जा है, दोनों के मध्य की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। दोनों के मध्य की ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड विपाटन एनर्जी। तो शॉर्ट में इसको क्या किससे लिखते हैं बेटा, CFSE। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को शॉर्ट में हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, CFSE के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा ये इसके CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, उसके मुख्य बिंदु थे जो बिल्कुल मैंने शॉर्ट में आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो
तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हुआ इसका। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो विपाटन होता है वो अष्टफलकीय संकुलों में अलग होता है और चतुष्फलकीय संकुलों में अलग विपाटन होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ बात कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बेटा बात करें तो ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके अच्छे आते हैं, डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन आते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में जो डी कक्षक है उसके विपाटन को समझाइए, या चतुष्फलकीय यौगिकों में डी कक्षक के विपाटन को समझाइए। तो इसके लिए आपको ये बातें यहाँ से समझनी है, थोड़ी सी बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ मैं हेडिंग लिख देता हूँ पहले कि अष्टफलकीय संकुलों में, किसमें, हेडिंग के रूप में बात कर लें तो अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन क्या है? अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक का विपाटन। अब यहाँ से पहले बात तो ये समझनी है कि बेटा जो डी कक्षक होते हैं उसके डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। पांचों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन इन पांचों कक्षकों का नाम अलग अलग होता है। और शायद आपने 11वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ा हो, तो बता दूं कि बात करते हैं, यहाँ बना रहा हूँ। तो ये क्या लिखा मैंने? 5 डी कक्षक है बेटा। अब थोड़े से बड़े बना लेते हैं जिससे इनके नाम लिखने में अपनी प्रॉब्लम नहीं आए। तो डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। एक, 2, 3, 4। डी में कक्षक कितने हो गए बेटा? 5। अब इन पांचों के नाम कैसे लिखने हैं वो सीख लो पहले आप, कि एक तो होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। मैंने डी लिया, क्या लिया? डी। डी के साथ 2 कक्षक उठा लो, पहले 2 ले लो साथ में। तो पहले क्या ले लिया? डी एक्स वाई। फिर दोबारा 2 लेंगे तो क्या ले लिया? वाई जेड। फिर 2 लेंगे तो जेड और एक्स, तो डी जेड एक्स। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला हो गया डी एक्स वाई, फिर दूसरा हो गया वाई जेड और तीसरा हो जाएगा जेड एक्स। हमें कक्षक कितने करने हैं बेटा? 5। तो अब देखो, अगला अगर डी कक्षक में काम में लूँ तो इन दोनों का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो क्या हो गया? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका तो स्क्वायर कर दिया, लास्ट में क्या बच गया आपका? जेड। तो इसको केवल जेड बचा दो, जेड स्क्वायर कर दो। तो ये डी के 5 कक्षक हो गए। आराम से नाम याद हो जाने चाहिए यहाँ से। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इन पांचों के नाम आप चाहो तो यहाँ पे लिख दें कि इसका नाम तो मैंने मान लिया क्या होगा? डी एक्स वाई, इसका नाम डी वाई जेड, इसका नाम डी जेड एक्स, इसका नाम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका नाम हो गया डी जेड स्क्वायर। तो पांचों नाम आपने यहाँ लिख दिए। अब ये मान लिया कि इन पांचों की जो ऊर्जा होती है वो लगभग समान होती है। पांचों की क्या होती है? ऊर्जा समान होती है। लेकिन बेटा अगर आपको 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो जब भी हम डी कक्षक को रिप्रेजेंट कर जब भी हम इन पांचों डी कक्षक को रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर आपको डी कक्षक की आकृति याद हो तो डी कक्षक की आकृति मतलब 2 पालियां होती है जिसको हम बोलते हैं डी डंबलाकार। डी कक्षक की आकृति हम ऐसे बनाते हैं, ये तो एक पाली होगी और ये दूसरी। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत आपने 11वीं क्लास की कुछ बातें याद हो, तो ये जो तीनों कक्षक होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड, इन तीनों की जो पालियां होती है वो अक्षों के मध्य स्थित होती है। कहाँ होती है? अक्षों के मध्य। और इन दोनों की जो पालियां होती है वो होती है अक्ष पर। बेटा ये याद करना सबसे मेन कि हमने क्या किया कि डी के 5 कक्षक का नाम लिख दिए। अब पालियां का मतलब जो लूप गोल सा बना है उसको बोलते हैं हम पालियां। तो इन तीनों की जो पालियां होती है वो तो होती है अक्षों के मध्य और इसकी पालियां कहाँ होती है? अक्ष पर। अब होगा क्या? इस डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी कक्षक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मान सकते हैं कि इसके चारों एक ऋणावेश वाला क्षेत्र बन जाएगा।
डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो इनके पास से मान सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन के कारण इनके चारों ओर क्या बन जाएगा, ऋणावेश। अब क्या होगा कि अष्टफलकीय संकुल में जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु की ओर आता है तो वो अक्ष के अनुदिश आता है, अक्ष के अनुदिश आएगा तो लिगेंड पर हम मानते हैं ऋणावेश होता है और इनके चारों ओर भी एक ऋणावेश का क्षेत्र बन जाएगा। तो जब लिगेंड इस केंद्रीय धातु की ओर आएगा तो ये कौन से dx² y² और dz², लिगेंड अक्ष से आएगा, इनकी पालियाँ भी अक्ष पर है तो इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इनकी पालियाँ अक्षों के मध्य है तो इनमें प्रतिकर्षण कम होगा। तो इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। इस कारण से ये तो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक बना लेते हैं और इनमें प्रतिकर्षण कम लगता है, इस कारण से ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक बना लेते हैं। तो समझा दूँ यहाँ पे, तो ये डी कक्षक दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अब समझना दो हिस्सों में कैसे डिवाइड हुए। तो ये दोनों कक्षक अक्ष पर है, लिगेंड भी अक्ष के अनुदिश आता है तो दोनों में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। इस कारण से ये दोनों कक्षक उच्च ऊर्जा वाले कक्षक, नए कक्षक बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक। क्या बोलते हैं, ईजी। और इनमें प्रतिकर्षण कम होता है तो ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं T2G कक्षक। क्या कहते हैं बेटा, T2G। तो इसमें तो यहाँ क्या बन गए, T2G कक्षक। T2G कक्षक का मतलब क्या हुआ, इन तीनों से तो किसका निर्माण हो गया, T2G कक्षक का, और इनमें किसका निर्माण हो गया, EG कक्षक का। तो यहाँ से आपको बात क्या लिखनी है वो समझ लेना कि डी के पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है जिनको समवृक्ष डी कक्षक कहते हैं। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनके चारों ओर ऋणावेश माना जाता है। डी कक्षक में कुल 5 कक्षक होते हैं, इनके नाम लिख दोगे। ये तीनों कक्षक अक्षों के मध्य होते हैं, पालियाँ इनकी अक्षों के मध्य होती है और इनकी पालियाँ अक्ष के अनुदिश होती है। लिगेंड अष्टफलकीय संकुलों में, विशेष बात याद करनी है, अष्टफलकीय संकुलों में जो लिगेंड आता है वो अक्ष के अनुदिश आता है, जिससे ये पालियाँ उनके रास्ते में पड़ जाती है। इसी कारण इन पे प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। जैसे ये उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक बना लेते हैं, इनमें प्रतिकर्षण कम होगा तो ये निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक का निर्माण कर लेते हैं। अब बेटा इन दोनों की जो ऊर्जा का अंतर है, इन दोनों की ऊर्जा का अंतर है उसको अभी हमने क्या नाम दिया था, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसको हम डेल्टा ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय यौगिकों को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा मतलब उससे ऊर्जा का अंतर। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा ओ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ से एक बात सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब परबल लिगेंड होता है तो परबल लिगेंड होगा तो इनका विपाटन ज़्यादा होगा। विपाटन ज़्यादा होने का मतलब है जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3, विपाटन ज़्यादा होने से चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 5वां 6ठा, फिर 7 8 9 10 ऐसे बढ़ जाते हैं। लेकिन दुर्बल लिगेंड होगा तो विपाटन कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम ही होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो परबल लिगेंड होता है तो इनका विपाटन ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। दुर्बल लिगेंड होता है तो विपाटन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाते हैं। अब एक बात और बेटा, तो इसमें क्या हुआ कि नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रॉन इनमें, ये तो इतना बता दो कि किसमें अष्टफलकीय कक्षकों में डी कक्षकों का संकुलों का विपाटन कैसे होता है। अब एक बात और, सपोज करना कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने ऊर्जा दी, ऊर्जा ज़्यादा दी तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। ऊर्जा ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके T2G से कहाँ चला जाएगा, EG में। अर्थात एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में वो प्रवेश कर जाता है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। क्यों? तो ये तो बात सही है कि रंगीन होने के लिए उनमें क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ इन संकुल यौगिकों में डी संक्रमण पाया जाता है। डी संक्रमण क्वेश्चन आ जाए कभी भी
कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं क्यों, तो आप सीधा एक ही आंसर लिखोगे कि उनमें क्या पाया जाता है, डी संक्रमण, कि उनको ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में प्रवेश कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी संक्रमण। तो ये इंपॉर्टेंट बात बनती है कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं क्यों, तो सीधा आंसर क्या लिखोगे, डी संक्रमण के कारण। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है आपका TiH2O6 3+, TiH2O6 3+, ये संकुल है वो बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का। तो इसका रीजन एक होगा क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, डी संक्रमण पाया जाता। तो ये बातें हमें समझानी थी। अब इसके बाद जब हम चतुष्फल की बड़े एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम थोड़ा बहुत मिटा देंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। कुछ मिट भी गया होगा यहाँ से, तो लिख दें। ये तो क्या हो गया, अक्ष पर ये हो गया आपका ईजी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें इस पर। तो बेटा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। यहाँ से एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इन दोनों की ऊर्जा के अंतर को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा ओ। इसे डेल्टा ओ लिखते हैं। तो बेटा ये डेल्टा ओ 10 DQ के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 10 DQ लिखा जाता है। और यहाँ से एक बात और समझना कि अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो जानना कि इसका ऊपर का हिस्सा है वो तो हो जाएगा 6 DQ, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, 4 DQ। बस ये ऊपर है तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको माइनस, बाकी इनका कोई लेन देन नहीं है। आपको तो इतना ही याद रखना है कि ऊपर वाला 6 DQ और नीचे वाला 4 DQ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद अब हम बात करें बेटा किसमें, चतुष्फलकीय यौगिकों में। तो देखो इसमें से ही आधी चीज़ें अपने काम की आ जाएगी कि इसको हमें कैसे समझना है। कि किसकी बात कर ले हम, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। बेटा चतुष्फलकीय यौगिकों में अब सुनना क्या अंतर आता है, ये डी कक्षक रहेगा, इसमें अंतर क्या आता है कि चतुष्फलकीय यौगिकों में जो लिगेंड आता है वो अक्षों के मध्य से आएगा, अक्षों के मध्य से। अष्टफलकीय यौगिकों का जस्ट उल्टा, कि चतुष्फलकीय यौगिकों में जो लिगेंड आ जाता है केंद्रीय धातु परमाणु की ओर, वो किधर जाएगा, अक्षों के मध्य। तो अपना आईक्यू यूज करना। तो जब लिगेंड इनकी तरफ आएगा तो रास्ते में लिगेंड के ये आएंगे, ये आएंगे। अक्षों के मध्य आने का मतलब ये उसके रास्ते में आएंगे और ये उनके रास्ते में, या तो इन पे प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, इनमें प्रतिकर्षण कम होगा। इसका मतलब चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होगा, T20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और Eg कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अगर चतुष्फलकीय यौगिक संकुलों में अगर डी कक्षकों का आपका विपाटन समझाना है तो बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें क्या होगा, T20 कहाँ चले गए, ऊपर आपके, और Eg कहाँ आ गया, आपके नीचे। चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन होता है बेटा अष्टफलकीय के जस्ट विपरीत होता है। अष्टफलकीय के जस्ट विपरीत होता है क्योंकि उसमें लिगेंड कहाँ से आते हैं, अक्षों के मध्य से, और ये अक्षों के मध्य स्थित होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो ये तो उच्च ऊर्जा वाले T2G और ये Eg, लेकिन ये कंडीशन कहाँ पर लागू होगी, चतुष्फलकीय संकुलों में। एक चीज़ और याद रखें कि इनका जो गैप होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा T। बड़ा डेल्टा T का मान कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से यहाँ चले जाते हैं। तो इस कारण से चतुष्फलकीय यौगिकों में 1, 2, तीसरा सदैव यहीं आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब इससे रिलेटेड छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन है, हम उनकी बात कर लेते हैं कि यहाँ से 2 सवाल आपके और अच्छे बनते हैं जो मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बेटा इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से 2-3 छोटे क्वेश्चन हैं इनके, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक प्रश्न तो आपके ये आ जाता है कि बात लिखें यहाँ पे कि चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय संकुलों, क्या कर रहे हैं, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय संकुलों
के लिए सी क्रिस्टल CFSE में संबंध। पहली बात तो बेटा ये समझना कि जो मैंने ये लिखा है सी शब्द क्या लिखा है CFSE का मतलब क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो अष्टफलकीय चतुष्फलकीय के लिए तो आपने क्या लिखा था डेल्टा टी, और अष्टफलकीय के लिए किससे रिप्रेजेंट किया जाता डेल्टा ओ। इसमें संबंध बताना तो अच्छा क्वेश्चन बनता तो याद कर लेना कि डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ होता है। कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ में संबंध बताइए, किसमें डेल्टा टी तथा डेल्टा ओ में संबंध, तो डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ होता है। या इसको आप उल्टा लिख लो तो कोई अंतर वाली बात नहीं है कि डेल्टा ओ लिखना चाहे तो यहाँ पे कि डेल्टा ओ बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4/9 डेल्टा टी। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल लिखने का तरीका है। तो आपको इसको याद नहीं करना, आपको तो यही याद करना है डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ में संबंध, तो ये संबंध आपको याद करना है। इसके बाद मैं यहाँ से 1-2 लाइनें लिख लेता हूँ जहाँ से अपने लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टफलकीय बात करें बेटा कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान। तो अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFS का मान ज्ञात करना, तो इसका फॉर्मूला ये क्या मिलेंगे CFSE बराबर। अगर इसको ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने के लिए इसका जो फॉर्मूला जो हम काम में लेते हैं उसको लिखने का तरीका ये होता है कोष्टक -4 NT2G प्लस 6 NEG कोष्टक। और बेटा हमें पता है कि अगर डेल्टा ओ है तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं DQ के लिए। तो ये संबंध किसके लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। अगर इसी के लिए अगर हम ये बात कर लें कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो होगा CFSE बराबर। फॉर्मूले को लिखने का जो तरीका बेटा थोड़ा सा अलग है और कन्फ्यूजन क्रिएट भी होता है। मैं समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका आपको इतना ही है कि यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे +6 T2G माइनस ये n तो आएगा बेटा यहाँ पे +6 N T2G माइनस 4 NEG कोष्टक बंद, और यहाँ पे क्या लिख दिया DQ। अब यहाँ से काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूज होगा या काफ़ी स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं होगा। जब उन्होंने चैप्टर की पढ़ाई की होगी तो फिर से बता दूँ कि हमें करना क्या है कि ये तो समझ में सब जानते हैं। इसके लिए था कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE, अगर इसकी बात करें तो इसको हिंदी में या पूरा लिख देता हूँ अगर नाम नहीं याद हो तो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्ञात करनी है कौन से संकुल के लिए बेटा, आपके अष्टफलकीय संकुलों के लिए। तो यहाँ पर पहले बात तो आपको याद होनी चाहिए एन का मतलब क्या होता है, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ बतानी है, T2G में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और यहाँ इस n का मतलब है EG में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। और ये फॉर्मूला है 4 - n, ये n कहाँ T2G में, प्लस 6n, ये n इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे EG में। और जैसा अगला क्या है
चतुष्फलकीय संकुलों में CFSE का मान ज्ञात करना हो तो याद कर लेना इसके लिए +6nT2G - 4nEg। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर होती है। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बेटा इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, और तो ये तो केवल फॉर्मूले याद रखने की, कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हल कर सकें। इसके बाद बुक में दे रखें, कभी कभार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बेटा टेंशन करने वाली बात नहीं, इस चैप्टर से 8वां में क्वेश्चन आएगा, और 8वां में आने का मतलब कि 2 में से 1 तो हम कर ही लेंगे जितना हमने मैराथन क्लास के अंदर पढ़ा हो। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर का कि उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व है। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसको यहाँ समझ लेना कि क्या लिख रहे हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व, क्या हेडिंग लिखिए बेटा, उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। तो इसमें 3 बिंदु है, एक तो आता है आवेश घनत्व, दूसरा लिगेंड की प्रकृति, और तीसरा किलेट लिगेंड। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, उपसहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट आपको याद करना है आवेश घनत्व। क्या हो, किसी बात की है, आवेश घनत्व। तो बेटा जिस कंपाउंड का आवेश घनत्व ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे सीधी बात आपको याद करनी है कि जो स्थायित्व होता है, क्या होता है, स्थायित्व होता है वो आवेश घनत्व के क्या होगा, समानुपाती होता है। अब आप में से ये पता नहीं होगा कि सर ये आवेश घनत्व क्या होता है, तो मैं समझा दूं कि आवेश घनत्व का मतलब होता है आवेश, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस उसकी त्रिज्या। आवेश घनत्व का मतलब क्या हो गया, आवेश अपॉन त्रिज्या का जो अनुपात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी कंपाउंड के स्थायित्व को समझना चाहो तो उस पे आवेश का मान जितना ज़्यादा हो और उसकी त्रिज्या या उसके परमाणु का आकार उतना कम होगा, वो संकुल उतना ज़्यादा स्थायी होगा। समझना क्या है, अगर आपको 2 उपसहसंयोजक यौगिक दे दिए तो ये आवेश घनत्व, तो बेटा आप किसकी बात करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का आवेश घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। अब आवेश घनत्व तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो हमें याद क्या रखना है कि आवेश का मान तो होना चाहिए ज़्यादा, त्रिज्या का मान होना चाहिए कम। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ समझें कि एक कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, केप से रखते हैं FeCN6 और एक लिख दिया मैंने FeCN6 अब आपसे प्रश्न आ गया कि इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा स्थायी कंपाउंड कौन सा है, किसका स्थायित्व ज़्यादा है। तो बेटा देखो सबसे मेन टॉपिक है कि जब तक अगर आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला। तो इन दोनों में लिखोगे तो इसमें जो Fe है आपका वो तो है Fe2+ पे, और यहाँ पर इसमें जो Fe आएगा आप इनका ज्ञात कर लेना, आपको ऑक्सीकरण ये मिलेगा। इसमें Fe क्या है, +3, इस कंपाउंड में Fe+2 में है और इस कंपाउंड में Fe+3 में। तो स्थायित्व आवेश के समानुपाती है, अर्थात जिस पे आवेश का मान ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा। अर्थात अगर देखा जाए तो इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा, FeCN6 क्योंकि इस पर कितना बेटा प्लस के 3 आवेश है, तो आवेश का मान, इस पे आवेश का मान ज़्यादा है। इसके अलावा बेटा अगर आवेश का मान समान हो तो त्रिज्या पर ध्यान देंगे, अगर आवेश का मान समान हो तो किसको देखेंगे, त्रिज्या पे। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि कॉपर वाला लेते हैं, Cu2+ की बात करें तो देखो Cu2+, फिर Ni2+, कोबाल्ट2+, Fe2+ और Mn2+, इन सब पे आवेश का मान क्या है, समान है। तो अब आ जाएगी इनमें से अगर किसका संकुल यौगिक आए, लिगेंड समान हो तो
उसका संकुल सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो बेटा माइंड में एक ही बात क्लियर करनी है कि आवेश का मान समान है तो त्रिज्या कम होनी चाहिए। त्रिज्या कम होगी तो मतलब आकार कम होगा तो स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो इन सब में सबसे छोटा आकार किसका होता है? CU का। इधर जाने पर आकार बढ़ेगा, अर्थात CU कॉपर का जो संकुल बनेगा उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा। तो ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट बेटा अगर इसमें हम बात सीखना चाहें तो वो आता है लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति। बेटा लिगेंड की प्रकृति का मतलब सीधी सी बात है कि लिगेंड जितना आसानी से अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, इसका मतलब उतना अधिक वो क्षारीय होगा, और जितना अधिक क्षारीय होगा उपसहसंयोजक बंध उतना मजबूत बनेगा। तो सीधी सी बात है कि लिगेंड जितना अधिक क्षारीय होगा उसका स्थायित्व उतना अधिक होता है। तो कैसे लिख सकते हो कि लिगेंड की क्षारीय प्रकृति जितनी ज़्यादा होगी वह उतना अधिक स्थायी होगा। तीसरा किलेट लिगेंड, ये तो मैंने आपको उस समय समझा दिया था। किसके लिए किलेट लिगेंड? कि ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड हो, एक दंतुक लिगेंड हो, उनकी तुलना में कौन सा संकुल यौगिक ज़्यादा स्थायी होगा? किलेट लिगेंड युक्त वाला। तो शॉर्ट में लिख सकते हो कि एक दंतुक की तुलना में किलेट लिगेंड युक्त उपसहसंयोजक यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। तो लिख दो एक दंतुक लिगेंड की तुलना में, एक दंतुक लिगेंड की तुलना में किलेट लिगेंड युक्त संकुल यौगिक अधिक स्थायी होता है। हाँ बेटा एक चीज़ बता दूं, एक ये देखना कि जो स्थायित्व जो स्थिरांक होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KS से। स्थायित्व स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KS से। जिसके लिए KS का मान जितना ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा, और कम होने पर स्थायित्व क्या होगा? कम होगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। एक नीचे पन्ना जोड़ पर लीजिए। तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप बेटा आपने ले लिया होगा अब तक। तो बेटा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो इसके बाद हम बात करें तो देखा जाए तो जो चैप्टर था वो अपना यहाँ लगभग कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ से एक दो चीज़ें बता दूँ कि इस चैप्टर का अगर सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन देखा जाए तो वो यही होता है कि उपसहसंयोजक यौगिक, किसकी बात करें हम? उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। यह क्वेश्चन क्या आता है? उनका ऑक्सीकरण अंक और उनकी समन्वय संख्या बतानी। तो उससे रिलेटेड हम एक दो सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, निम्न संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु यह क्या हो सकता है? आयन का ऑक्सीकरण अंक एवं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या को आप क्या बोल सकते हो? उपसहसंयोजन संख्या ज्ञात करें। और बड़ा जल्दी से आपको कमेंट्स के माध्यम से बतानी है जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने अब तक पढ़ा तो आपको कितना समझ में आया है, या ऐसे ही
मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखे हैं, तो इन तीनों का जल्दी से आप कमेंट्स में क्या बताना है। एक तो इसमें जो केंद्रीय धातु है उसका ऑक्सीकरण अंक और साथ में इनकी समन्वय संख्या, साथ में इसकी क्या बतानी है आपको, समन्वय संख्या बतानी है। तो जल्दी से आप ये काम करें, 2 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। तो ये मैंने फटाफट लिख दिए हैं, इनका समन्वय संख्या और इनका ऑक्सीकरण अंक कमेंट्स के माध्यम से जल्दी से बता दीजिए, जिससे मुझे भी आइडिया हो जाए कि आपको कितना अंक आता है। जल्दी बेटा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। इस चैप्टर के साथ बेटा आपकी ये जो फर्स्ट किताब बोलते हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल, उसके सब चैप्टर यहाँ पे लगभग अपने कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपकी चैप्टर नंबर 16 त्रिविम रसायन वाला जो चैप्टर है उसकी अपनी मैराथन क्लास रहेगी। उसके बाद में आपके जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर है उनकी चारों की एक साथ मैराथन क्लास चलेगी। तो चलो बेटा, अब मैं बता देता हूँ कि इनका आंसर क्या होगा। तो इनका बेटा कमेंट्स में आपने आंसर दे दिया होगा, फिर हम फटाफट जल्दी से इनकी बात कर लें कि इनका आंसर क्या आएगा। देखो बेटा, समझना है, और ये तो इसको तो बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बेटा इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा +3, इसका भी ऑक्सीकरण अंक आएगा +3 और इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा +2। समन्वय संख्या की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, नॉर्मली आप 3 मानोगे, C2O4 ऑक्सीलेटो द्विदंतु लिगेंड है, तो एक द्विदंतु लिगेंड 2 बंध बनाएगा, तो 3 कितने बनाएंगे, 6। तो इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इसको गौर से देखो कि ये EN, ये भी द्विदंतु लिगेंड है, द्विदंतु के लिगेंड है, तो इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होगी आपकी, 6 होगी। इसके बाद बात करें कि अगर यहाँ पर देखो इस कोष्टक के अंदर केंद्रीय धातु के अलावा, अब याद है बच्चों, ये नहीं समझ पा रहे कि ऑक्सीकरण अंक किसका ज्ञात करना है। कमेंट्स को देखते हुए बेटा, जो केंद्रीय धातु होती है उसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया जाता है, तो इसको मैंने रेड से इंडिकेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, इस कोष्टक में केंद्रीय धातु के अलावा शेष जो बच गया वो सब लिगेंड है कोष्टक के अंदर, तो 2 तो NH3 है और 2 Cl है, कुल कितने हुए, 4। चारों के चारों एक दंतु लिगेंड है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। अब एक सवाल में इनके नामकरण से रिलेटेड और ले लेते हैं, तो उससे अपने को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इसके बाद अब आगे बात करें कि अगले सवाल में, तो अगला सिंपल सा सवाल लिख रहा हूं कि निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखे। निम्न यौगिकों का कौन सा नाम लिखना बेटा, IUPAC नाम है, तो कुछ कंपाउंड में लिख रहा हूं, K4FeCN6। पहला तो ये लिख दिया। दूसरा कंपाउंड जो भी मैंने लिखा था K3FeC2O4 होल ट्राइस। तीसरे कंपाउंड की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ से कर लेते हैं NiCl4 2 माइनस। बेटा एकदम इजी कंपाउंड लिया आपके लिए। नंबर 4 FeCO5। 5 की बात कर लें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं। छठे कंपाउंड की बात करें तो प्लेटिनम NH3 2Cl और NO2। कोष्टक बंद। ठीक है बेटा, आवेश का ध्यान रखना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट में, NaHgCN कोष्टक बंद, और यहाँ पे 7 हो गए। एक और ले लेते, कुल टोटल कितने हो जाए बेटा अपने, 8 हो जाए। तो COEN होल ट्राइस 2 3 होगा यहाँ।
बड़े ध्यान में, इन पे हम आवेश अपनी इच्छा से नहीं लगा सकते। तो इन कंपाउंड को जितना मैंने लिखा है, जल्दी से करना क्या है कि इनका आईपीएस से नामकरण आपको लिख लेना, अभी प्रैक्टिस करनी है लिखते हुए, और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड कर देना, ठीक है। ये 8 कंपाउंड है, तो हल आपको करनी, मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया इनको हल कैसे करनी, मुझे अच्छे लगे थे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और 8 को हल करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर देना। अब एक बात बोलो बेटा, अपना चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट समाप्त हो चुका है। इसका मतलब देखा जाए तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक की अपनी जितनी भी केमिस्ट्री है वो आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके बूस्टर पे अवेलेबल है। जब भी आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो चाहे तो आप उसकी मैराथन क्लास है, या जैसे चैप्टर नंबर 7 और 8 तो मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है, वहाँ से आप उसको देखकर हल कर सकते हो। बेटा लास्ट में एक ही बात है, मेहनत आपको करनी है, एग्ज़ाम आपको देनी है, मुझे नहीं देनी। तो आप मेहनत करोगे तब रिजल्ट आएगा, मेरे मेहनत करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो बेटा मेहनत इतनी करनी है कि पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजाने की जितने नंबर आ जाए, नहीं तो पड़ोसी अपना डीजे बजा देगा। कि जब रिजल्ट आएगा तो वो ये पूछेगा बेटा कितने नंबर आए, कम आए, और ज़्यादा आएगा तो वो नहीं पूछने वाला। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी के साथ आज की अपनी ये क्लास समाप्त होती है।